जो आज के इस वीडियो में हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, उसका क्या मैकेनिज्म है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्यों होता है, नीड क्या है ड्रग को एब्जॉर्ब करवाने की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ब्लड तक पहुंचती है या सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। ये यूँ कह लो कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग का मॉलिक्यूल अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर साइट ऑफ मेजरमेंट तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब सब सेकेंड नंबर पर है ये क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्या है। तो नीड की अगर हम बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग जो है वो ओरली एडमिनिस्टर की गई है। ओरली एडमिनिस्टर की गई है तो ड्रग कहाँ जाएगी? हमारी जीआईटी में जाएगी। अगर जीआईटी में ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया गया है तो जब तक वो ड्रग का मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो दवाई अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। वो दवाई जो है या ड्रग तभी अपना रिस्पॉन्स शो करेगा अगर उसका मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अदरवाइज माउथ से उसे एंट्री मिली है और जीआईटी में लास्ट में रेक्टम से उसे क्या होगा? उसका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, मॉलिक्यूल का जैसे अंदर गया था वो वैसे बाहर आ गया बिना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किए। इसलिए ड्रग का ब्लड तक पहुंचना, उसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचना ब्लड के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो तभी होगा जब वो ड्रग ब्लड तक पहुंचेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, किस मैकेनिज्म के द्वारा ड्रग का मॉलिक्यूल जो है वो अपने स्टमक या इंटेस्टाइन जहाँ से भी उसको एब्जॉर्ब होना है ब्लड तक कैसे पहुँचेगा। तो उसके मेन जो हैं 3 रूट हैं। वो 3 रूट क्या हैं? इंट्रासेलुलर है, इंटरसेलुलर है और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब इन तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लाइन में पूरे घर बने हुए हैं, ठीक है, और उसके पीछे जो है एक रोड जा रही है और पर्सन को उस रोड तक पहुंचना है जिसका रास्ता बना हुआ नहीं है। अब रास्ता बना हुआ नहीं है तो मॉलिक्यूल या पर्सन जो है वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा जो घर के पीछे रोड बनी हुई है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो घर में उसके एक गेट से तो एंट्री ले, आगे वाले गेट से एंट्री ले मॉलिक्यूल और पीछे वाले गेट से निकल जाए। तो घर के अंदर से होता हुआ वो क्या होगा? पीछे वाले रोड तक आराम से इजीली पहुंच जाएगा। तो एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि वो क्या करे मॉलिक्यूल, वो घर के अंदर से नहीं जाए, जो 2 घरों के बीच में स्पेस होती है उस स्पेस में से होता हुआ कहाँ पहुंच जाए? ब्लड तक पहुंच जाए। दूसरा रूट ये हो गया। और तीसरा रूट क्या होता है? तीसरे रूट में अब इसने दरवाज़ा खटखटाया मॉलिक्यूल ने और इसने बोला कि भाई मुझे पीछे वाले रोड तक जाना, आप जाने दो। तो ड्रग का मॉलिक्यूल फॉरेन मॉलिक्यूल है। क्या हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में आने देंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे आगे वाले गेट से निकलना और पीछे आगे से आना और पीछे से जाना है? तो हम ऐसे हर किसी मॉलिक्यूल को एंट्री और एग्जिट नहीं दे सकते अपने घर से। तो सेम एज इट इज सेल भी करती है। सेल मना कर देती है कि भाई नहीं जाना, तो वो क्या करता है? वो भेष बदल देता है। वो इस तरह से शो करता है कि जैसे वो बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड है। ठीक है, तो अगर वो फैमिली फ्रेंड है तो क्या होगा? उसे इजीली आने जाने दिया जाएगा। तो वो अपने आप को छुपा लेता है किसमें? मेम्ब्रेन में। और मेम्ब्रेन की वेसिकल बनाकर और फिर जो है अपने आप को छुपा के या यूं कह लो अपना रूप बदल के, वेश बदल के वो सेल के अंदर से होता हुआ एंट्री लेता हुआ आगे वाले गेट से अंदर एंटर हुआ और पीछे वाले गेट से वो निकल गया। तो ये मेन 3 मैकेनिज्म है जिसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ तक पहुँचता है? ब्लड तक पहुँचता है। अब इन तीनों को हम साइंटिफिकली किन नामों से जानते हैं वो पढ़ेंगे। अगर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से जा रहा है और उसने अपना कोई वेश नहीं बदला है, वो जैसा है वैसा ही जा रहा है, तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी मॉलिक्यूल सेल के अंदर से होकर गया। सेकेंड नंबर पे जो ट्रांसपोर्ट है, जो 2 घरों के बीच में से या 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस थी उसमें से होता हुआ अगर मॉलिक्यूल निकलता है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। यानी 2 सेल्स के बीच में से होता हुआ, सेल के अंदर से नहीं जाएगा
वो जो उन दो सेल्स के बीच में रास्ता बना हुआ है उससे जाएगा, या हम इसको दूसरे शब्दों में पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं। तीसरे नंबर पे जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके अंदर मॉलिक्यूल अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, ठीक है, वेसिकल के अंदर डिस्गाइज करके और फिर वहाँ से जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो 3 तरह के मेन जो हैं वो रूट लेता है मॉलिक्यूल बॉडी में या ब्लड में एंट्री के लिए। अब उसमें जो सबसे पहला रूट हमने कौन सा पढ़ा था कि ब्लड के अंदर तक वो कैसे पहुंचेगा मॉलिक्यूल, एक तरफ से एंट्री लेगा, दूसरी तरफ से सेल में एग्जिट हो जाएगा। तो उसे क्या करना है, उसे सेल का बनी हुई जो वॉल है, सेल में वॉल किसकी है, लिपिड के मॉलिक्यूल की, सेल मेम्ब्रेन की, है ना। इस वॉल को ये मॉलिक्यूल बाहर खड़ा है और बाहर से कहाँ तक पहुँचना है, सेल के बाहर इस साइड में क्या है, ब्लड। तो यहाँ से वो इसको क्रॉस करता हुआ फिर दोबारा से इसको क्रॉस करता हुआ और मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुँचना है। तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट भी क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कैसे होते हैं, अब अगर इस मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सेल को अपनी जो है वो एनर्जी अगर यूज़ करनी पड़े, या यूँ कह लो कि उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है, सेल को, तो वो वाला ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और दूसरा, अगर मॉलिक्यूल को आराम से वो अंदर से आने जाने दे और उसके लिए किसी भी तरह की कोई पैसे का कोई खर्चा नहीं हो रहा है, यानी कोई एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सेल को अंदर जाने से जो रोक रहा है, जो बैरियर है, वो वास्तव में बैरियर क्या है, सेल के अंदर से मॉलिक्यूल को जाने के लिए जो चीज़ रोकती है वो कौन सी रोकती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या हम इसको क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये सबसे बड़ा बैरियर होती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सेल में एंट्री के लिए, ठीक है। अब 2 तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए, एक तो पैसिव यानी पैसा खर्चा कर रही है सेल उसके मॉलिक्यूल के लिए, और दूसरा जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है, और एक जिसमें पैसा खर्चा हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव क्या है और एक्टिव क्या है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इसी चीज़ को कि ओरली एडमिनिस्टर की गई है ड्रग, ओरली एडमिनिस्टर जब की गई है तो वो या स्टमक में पहुंचेगी या इंटेस्टाइन में, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से, या तो स्टमक से होगा और या इंटेस्टाइन में। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ड्रग के मॉलिक्यूल, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसकी ड्रग के मॉलिक्यूल की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर आयोनाइज्ड है और कहाँ पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो ड्रग का आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड होना है। तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, कहीं से मर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको ब्लड कहाँ मिलेगा। मान लो वो वॉल तो उसे पता है कि भाई हाँ ये वॉल मुझे पार करनी है, लेकिन आगे उसे रोड भी पता होना चाहिए कि किस रोड पे जाना है, यानी ब्लड वेसल का भी पता होना चाहिए। तो उसको पता हो या नहीं हो, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम अपने जीआईटी की अगर हम बात करें तो हमारी जीआईटी की कहीं के भी हम वॉल थोड़ी सी काट कर देखें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, वॉल को काट के और माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो हमें पता लगेगा कि हमारी पूरी जीआईटी जो है वो मेनली 4 लेयर्स की बनी हुई है। 4 लेयर कौन कौन सी है, सबसे ऊपर वाली लेयर म्यूकोसा कहलाती है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी है, ये म्यूकोसा लेयर है। और ये किसकी बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स जो हैं वो पाई जा रही हैं। सेकेंड नंबर पर जो आती है वो कौन सी लेयर आती है, सब म्यूकोसा। पहली कौन सी थी, म्यूकोसा, सेकेंड नंबर पे सब म्यूकोसा। तीसरे नंबर पे जो लेयर आती है वो आती है मस्क्यूलरिस, वो सारी मसल्स की बनी हुई होती है, और चौथे नंबर पे आती है सीरोसा। अब जो सब म्यूकोसा सेकेंड नंबर की लेयर है, इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ड्रग मॉलिक्यूल को कहाँ से, यानी ये एक लेयर सेल की क्रॉस करते हुए सेकेंड लेयर तक पहुँचना है जहाँ पर ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स बाहर खड़े हैं और ये हमने एक सेल को शो किया है, इस सेल को वो क्रॉस करता हुआ उसे कहाँ तक पहुँचना है, ब्लड तक पहुँचना है। और ये बीच में जो है दीवार जो है वो किसकी है, वो बायोलॉजिकल
मेम्ब्रेन की है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसके बीच में सबसे बड़ा बैरियर है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कि जिसके अंदर सेल कोई भी खर्चा नहीं करती है, अपना कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं करती है मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? पैसिव ट्रांसपोर्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न, अब सिंपल डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस है? तो अपने हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन की ओर पहुंचना पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब मैंने जब ये बोला कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ की हम देखेंगे? तो ड्रग को पहुंचाना कहाँ है? उसका एंड पॉइंट क्या होगा? ब्लड, क्योंकि हमें ब्लड तक पहुंचाना है। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट जीआईटी की ल्यूमन, वो स्टमक की वॉल भी हो सकती है, स्टमक की ल्यूमन भी हो सकती है और इंटेस्टाइन की ल्यूमन भी हो सकती है। ल्यूमन किसको बोलते हैं? जो बीच में कैविटी होती है, ठीक है, जिसमें फूड प्रेजेंट रहता है या ड्रग प्रेजेंट रहती है, उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग में जब ड्रग ली है तो वहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? हायर कंसंट्रेशन में ज़्यादा रहेंगे, संख्या में ज़्यादा रहेंगे। और जबकि ब्लड में तो ज़ीरो होते ही नहीं है। तो इसलिए ड्रग के मॉलिक्यूल्स अपने आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है पोर्ट ट्रांसपोर्ट। अब ये पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या मैकेनिज्म है? पोर्ट ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेस पाई जाती है इस तरीके से। तो जो ड्रग के मॉलिक्यूल साइज में छोटे हैं और उस स्पेस में से इजीली निकल सकते हैं, वो इस मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वो कैसे होंगे? वो मॉलिक्यूल्स अपने ही आप छोटे साइज़ के होने की वजह से वो एक जगह से कहाँ पहुँच जाते हैं? दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये पोर्स के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए हम इसको पोर्ट ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर ही रुक जाएंगे, वो इसमें से नहीं जा सकते। थर्ड नंबर पे आते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये मैकेनिज्म क्या होता है? इसके अंदर आप इसको ऐसे समझिए कि कुछ एक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हर पीएच लेवल पे आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, या तो प्लस आयन में रहेंगी या माइनस आयन में। तो जिस भी फॉर्म में वो वहाँ प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म में, जिस भी, चाहे वो कैटायनिक है चाहे वो एनायनिक है, या दूसरे सरल शब्दों में हम कहें चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के रूप में किसी भी तरह से वहाँ प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर जो है, सेल के जस्ट बाहर मेम्ब्रेन पर, या यूं कह लो कि ल्यूमन के अंदर ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री आयन वहाँ पर बॉडी की तरफ से प्रेजेंट होगा। यानी बॉडी अपनी तरफ से एक दोस्त भेज देती है कि भाई हाँ, तुम जो है वो मॉलिक्यूल आएगा तो तुम उसको अपने साथ ही क्या कर देना, ले आना और उसको ब्लड तक पहुँचा देना। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपका छोटा भाई आप तक आना चाह रहा है, तो क्या घर वाले उसको अकेला आने देंगे? नहीं ना। तो वो साथ में क्या है, पापा को या बड़े भाई को या किसी और को, एक जने को साथ में भेजेंगे। तो वो उसके क्या है, साथ में आके कॉम्प्लेक्स बना के पूरा रूट वो उसके साथ रहेगा और फिर ब्लड में पहुंचा के, यानी उसे आपके तक हॉस्टल तक पहुंचा के, और फिर वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टूट जाएगा, वो उसको छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? तो इसके अंदर एक टर्म आ रही है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमने पहले भी पढ़ा था। तो डिफ्यूज़न किसको बोलते हैं? डिफ्यूज़न उसको बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये फैसिलिटेटेड है, सिंपल नहीं है। फैसिलिटेटेड का मतलब वो करवाया गया है, करना नहीं चाह रहा है लेकिन उसे करवाया गया है। ठीक है, अब करवाने के लिए उसको कोई ना कोई लालच देना पड़ेगा। लालच के लिए भाई मैं तुझे कार दूंगा, ठीक है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास कार भेज रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल आ गया ल्यूमन तक, आने के बाद उसको कार मिल गई, कार से वो होता हुआ कहाँ तक पहुँच गया? ब्लड तक पहुँच गया, कार वापस चली गई। ये क्या है? ये ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टर की मदद से मॉलिक्यूल जो है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो सबसे बड़ा बैरियर क्या है? मेम्ब्रेन ही है। अगर मेम्ब्रेन किसी ने पार उतार दी तो आगे तो जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉलिक्यूल की।
तो वो मैकेनिज्म जिसके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन में कि भाई हाँ आओ तुम और मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ, तो वो क्या कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब इसके एग्जांपल कौन कौन सी ड्रग इसके द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं इन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले आता है पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे थे, इसको हम पैसिव डिफ्यूज़न या यूँ कह लो कि सिंपल डिफ्यूज़न भी कहते हैं। ये इसका जो दूसरा नाम है इसको नॉन आयनिक डिफ्यूज़न भी कहते हैं। और इसमें जो मॉलिक्यूल है वो मूव कब करता है? मूव तब करता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दोनों तरफ की कंसंट्रेशंस क्या है? अलग अलग हो। और वो दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा कौन सा? एंडिंग पॉइंट। इन दोनों की अगर कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब डाउनहिल ट्रांसपोर्ट क्या होगा? डाउनहिल ये किस तरह से मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स? अपने हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर, तो हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ये ट्रांसपोर्ट क्या है? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को जो है वो फॉलो करते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स जो है इसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 से 400 डाल्टन के बीच में रहता है, वो ही मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन एक इसका जो है बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो कौन सा है? वो है साइक्लोस्पोरिन, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1200 डाल्टन है, उसके बावजूद भी वो इस मैकेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इस पैसिव डिफ्यूज़न की खास बात क्या है कि ड्रग के ज़्यादातर मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के द्वारा ही एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंड नंबर पे ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है कि जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा नॉन सेचुरेबल है। और चौथा इसके अंदर सिंक कंडीशन लागू होती है। अब ये सिंक कंडीशन क्या होती है? सिंक कंडीशन हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ड्रग के मॉलिक्यूल जो हैं अब वहाँ से क्या कर दिए जाए? साफ़ कर दिए जाए। साफ़ कर दिए जाए कैसे? मान लो आपके पापा आपके लिए 100 टॉफ़ीज़ लेके आए हैं और 2 भाई हैं आप लोग। ठीक है। अब अगर 2 भाई हैं तो पापा ये कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं रोज़ के आपको सिर्फ 5 टॉफ़ीज़ ही दूंगा, 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो या जितनी आप कंज्यूम करोगे उतना आपको मिलता जाएगा। तो अब ज़्यादा कैसे कंज्यूम करोगे? अब हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट की सिंक कंडीशन समझते हैं कि सिंक कंडीशन क्या होती है। तो सिंक कंडीशन इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है। अब सिंक कंडीशन, अगर मॉलिक्यूल्स को हमारे को एक यहाँ पर ब्लड के अंदर ज़्यादा चाहिए तो ये ज़रूरी है कि हमेशा यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होती रहे? मॉलिक्यूल्स की कम होती रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमने कम नहीं किए तो क्या होगा कि एक लेवल पर आके दोनों तरफ यहाँ भी मॉलिक्यूल और यहाँ भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएंगे तब ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गए। और इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। जब कंसंट्रेशन ही बराबर होगी तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है? ब्लड जो है वो अपनी जगह पे खड़ा तो रहता नहीं है, वो बहता हुआ होता है। तो जब बहता हुआ ब्लड होता है तो जब भी यहाँ पर नया ब्लड आएगा तो उसके अंदर तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो हमेशा क्या होता रहेगा कि ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती रहेगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? सिंक कंडीशन कहलाती है। और ये किसके अंदर होता है? पैसिव डिफ्यूज़न के अंदर होता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। मतलब इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है स्टार्टिंग पॉइंट के। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है पोर ट्रांसपोर्ट। अब ये पोर ट्रांसपोर्ट क्या है? पोर ट्रांसपोर्ट हमने पहले पढ़ा था कि अगर पोर्स के साइज से छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के तो वो पोर्स के माध्यम से इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके सिनोनिम, इनको दूसरे किस किस नामों से जानते हैं? तो कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, या इसको फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। तो
आपने कब एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप जब चाय छलनी से चाय छानते हैं तो चाय पत्ती हमेशा ऊपर रह जाती है। ऊपर क्यों रह जाती है? क्योंकि उसका साइज़ जो है वो जो छलनी के छेद हैं उनके साइज़ से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो बाहर ही रुक जाएंगे और छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स इजीली उसमें से आर पार हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो ड्राइविंग फोर्स रहती है यानी मॉलिक्यूल को जो आगे भगाती है वो क्या रहता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक डिफरेंस। इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है। सेकेंड, इसमें से कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो जिनके मॉलिक्यूलर वेट जो हैं वो लेस देन 100 डाल्टन होते हैं। जो 100 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो ही ड्रग्स इसके द्वारा एब्सॉर्ब होंगी। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, लिवर के अंदर ड्रग की एंट्री वो किस मैकेनिज्म के द्वारा होती है, पोर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होती है। अब थर्ड नंबर पे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर में मैंने क्या बताया था, आयन पेयर में एग्जांपल बताया था कि छोटा भाई आपके हॉस्टल तक आना चाह रहा है तो अकेला नहीं आएगा, साथ में एक आयन पेयर चाहिए। इसमें एग्जांपल बताया हुआ है कि भाई हमारी ल्यूमन के अंदर, ठीक है, अगर मान लो ड्रग आयोनाइज हो गई, ठीक है, और आयोनाइज होने के बाद उसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री आयन चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री आयन म्यूसिन उसको वहाँ पर मिल जाता है। म्यूसिन के साथ अटैच होके वो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। या इसका दूसरा एग्जांपल जो है, प्रोप्रेनोलॉल ड्रग जो है वो बॉडी के ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, ठीक है, वो इजीली क्या कर लेती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसके अंदर बंदे को कार चाहिए, यानी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है ड्रग मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। तो ये भी बाकी डिफ्यूज़न के इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक चीज़ जो है वो अलग है कि क्या, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत रहती है। और क्योंकि अब वो कैरियर के द्वारा जा रहा है तो ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न से फास्ट होता है उसके कंपैरिजन में। अब फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूज़न है इसके द्वारा विटामिन B12 जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12, अब इस प्रोसेस को भी एक बार हम दोबारा से समझते हैं कि विटामिन B12 जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये विटामिन B12 है जो ल्यूमन में आ गया। ल्यूमन में आने के बाद ल्यूमन में उसे एक और मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। कैरियर मॉलिक्यूल में बैठता है और उसके साथ फिर होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है, वो ब्लड में पहुँचता है। ब्लड में जाने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो जाएगा, विटामिन B12 अलग हो जाएगा, यानी डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कहाँ पर जाके हो जाएगा, ब्लड में जाके हो जाएगा। तो ये डिफ्यूज़न क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाता है। अब उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है अपनी एनर्जी कंज्यूम करती है या अपनी करेंसी यूज़ करती है, पैसा देती है मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब ये ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि अब इसको पैसा देना है, ठीक है। दो तरह का कौन कौन सा, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हम उसको कहते हैं जिसमें पैसे का लेन देन कैश के रूप में हो, ठीक है, डायरेक्ट ATP के रूप में होगा, वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो गया। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसे की जगह पैसा नहीं चलेगा, वो उसका दूसरी तरह से फ़ायदा कर दे। कि जैसे मान लो मैं हेड हूँ, ठीक है, और मुझे जो है कहीं अपना काम करवाना है, मैं दूसरे ऑफिस में जाऊं और वहाँ पे ये कहूँगी ठीक है तुम अगर मेरा ये काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। तो इसमें पैसे का लेन देन नहीं है, एक के बदले दूसरा काम हो रहा है, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनडायरेक्टली ATP का इन्वॉल्वमेंट है, ATP खर्च हो रही है लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो एग्जाम्पल हैं, एक तो आयन ट्रांसपोर्टर के और एक ABC ट्रांसपोर्टर के। अब आयन ट्रांसपोर्टर, जाहिर सी बात है आयंस बनेंगे, या तो एनायन होगा और या कैटायन ट्रांसपोर्टर होगा। और कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, तो एटॉर्वास्टेटिन वो एनायन ट्रांसपोर्टर के द्वारा, और डाइफेनहाइड्रामाइन
कैटायनिक ट्रांसपोर्टर के द्वारा। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स क्या है? एबीसी ट्रांसपोर्टर ये हैं कि मान लो हमने मना कर दिया कि इस बंदे ने घर में एंटर नहीं होने देना, ठीक है। अब इस बंदे को घर पर नहीं आना, लेकिन बाय चांस वो घर में एंट्री कर गया, तो ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर कैसे काम करता है? गेटकीपर की, यूँ कह लो बाउंसर की तरह काम करता है, ठीक है। वो बाउंसर की तरह कैसे काम करता है कि मॉलिक्यूल जैसे ही अंदर आया, इस बाउंसर ने उठा के वापस से उसको क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया सेल से, यानी वो अपना काम करे उससे पहले ही उसको बाहर भेज दिया। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर रहते हैं, वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं उनमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो डेवलप होता है वो इसी तरह के ट्रांसपोर्टर्स की वजह से होता है, क्योंकि इनका काम क्या है? अंदर आते ही मॉलिक्यूल को तुरंत बाहर फेंकना, इसलिए इनको एफ्लक्स पंप्स के नाम से भी जाना जाता है। एफ्लक्स का मतलब होता है बाहर भेजना, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो गया। अब उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब किसी भी मॉलिक्यूल को आने देना है तो उसके साथ भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका भी ये काम करना पड़ेगा, या दूसरा मैं ऐसे करूँगा तो वो वैसे करेगा, एंटी चलेगा उसके। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है? एक रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है। या तो दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे या दोनों मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। और एंटीपोर्ट जो है उसमें क्या रहेगा? अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें कि सिम्पोर्ट मिलकर काम कर रहे हैं कि अगर तू जा रहा है तो चल तू इसको भी ले जा साथ में, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज का मूवमेंट या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मूवमेंट सेल के अंदर, वो सिम्पोर्ट के द्वारा होता है। और एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है? एंटीपोर्ट सोडियम का जो है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर से? नेफ्रॉन से या किडनी के अंदर, ठीक है। अब सोडियम, अगर सोडियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आयन है हमारी बॉडी के लिए, तो सोडियम को क्या करती है बॉडी? हर हालत में बचाने की कोशिश करती है। मान लो फिल्ट्रेट में छनकर किडनी में वो सोडियम आ गया और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? सोडियम को वापस लेगी। लेकिन सोडियम को वापस लेने के लिए उसे फिर, क्योंकि पॉजिटिव आयन है सोडियम, तो उसे पॉजिटिव आयन को देना पड़ता है। तो उसके बदले, किसके बदले? सोडियम लेके और फिर वो H+ आयन को दे देता है फिल्ट्रेट को। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल अंदर आता है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर जाता है। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है? एंटीपोर्ट मैकेनिज्म कहलाता है। अब कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है, सबसे पहली बात कि इसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सेल को कोई भी एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता, उसे अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सीधा सीधा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हमेशा से डाउनहिल ट्रांसपोर्ट रहता है, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो पैसा देके तो हम लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन में भी भेज सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला कैसा होगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, अब क्योंकि पैसा नहीं दिया जा रहा, पैसा कहाँ चल रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो जाहिर सी बात है जहाँ पैसा चल रहा है वहाँ वो प्रोसेस फास्टर प्रोसेस होगा, और नहीं दिया जा रहा वो स्लोअर प्रोसेस। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, किससे इस पर असर पड़ेगा, किससे नहीं पड़ेगा? मान लो इसके पास रिश्वत देने वाले कोई आ गए, ठीक है, तो क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको पैसे से लेना देना ही नहीं है। अब पैसे देने वाले क्या हैं? नेगेटिव ही हैं। तो कोई भी पॉइजन, ठीक है, जो कि इंटरफेयर करते हैं मेटाबॉलिक उन प्रोसेसेस को जो एनर्जी बनाते हैं, अगर ये उनको इफ़ेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बिल्कुल भी उस पर असर नहीं आएगा, चाहे वो उस प्रोसेस को रोक दें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता रहेगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें कि जैसे ही मेटाबॉलिक पॉइजन, ठीक है, वो आते हैं बॉडी में, तो तुरंत एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से उस पर असर आएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से विटामिन B12 का,
एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, डायग्रामेटिकली आपको शो किया था। और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है वो 5-फ्लोरोयूरेसिल, मिथाइल डोपा या एस इनिबिटर्स, एनालेप्रिल, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एस इनिबिटर और एनालेप्रिल। तो ये जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं, इसके द्वारा होता है। अब सेकेंड नंबर पे ये सारे जो मैकेनिज्म थे वो कौन से थे? सेल के अंदर से होने जाने वाले, या तो पैसे दे के जाएंगे या वो बिना पैसे के जाएंगे। अब अगर मान लो मॉलिक्यूल को कहाँ से जाना है? दो सेल्स के बीच में से जाना है, ठीक है, सेल के अंदर से होके नहीं जा रहा है वो, तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये दो तरह का होता है, एक तो परमिएशन और दूसरा परसॉर्प्शन। परमिएशन क्या है और परसॉर्प्शन क्या है? तो परमिएशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल टाइट जंक्शंस, दो सेल्स आपस में किससे कनेक्टेड रहती हैं? टाइट जंक्शन से। ये टाइट जंक्शंस है, टाइट जंक्शन से होती हुई कहाँ तक पहुँचती हैं? ब्लड तक पहुँचती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? परमिएशन। एग्जाम्पल इसका इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसके द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा है परसॉर्प्शन। परसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो दो सेल्स थी और इसमें एक सेल क्या हो गई? डैमेज हो गई, एक सेल की डेथ हो गई किसी वजह से। अगर सेल की डेथ हो गई तो साइड में क्या होगा? स्पेस बन जाएगी। जब स्पेस बन जाएगी तो यहाँ से मॉलिक्यूल इजीली क्या होगा? ब्लड में चला जाएगा, उसे अपना रास्ता मिल जाएगा। तो किसी भी नेबरिंग सेल के शेड होने से या उसके डेड होने की वजह से अगर मॉलिक्यूल मूव करके आगे बढ़ता है तो वो परसॉर्प्शन कहलाता है। अब लास्ट वेसिकुलर या कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, या इसको हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल को छुपने की ज़रूरत कब पड़ेगी? मॉलिक्यूल को छुपने की तब ज़रूरत पड़ेगी जब वो संख्या में ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। और वो क्या होगा फिर? जब वो छुपाना है अपने आप को तो एक उसे चद्दर ओढ़नी पड़ेगी, उस चद्दर के अंदर 8-10 मॉलिक्यूल एकदम से फिट होके, और फिर वो अपने आप को ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो एक ही मॉलिक्यूल है, बट उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो चद्दर जो है वो कौन सी ओढ़ लेते हैं या किसकी चद्दर खींचते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से वो खींचते हुए वेसिकल्स बनाते हैं और वेसिकल के अंदर अपने आप को छुपा के एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से मूव करते हैं? फैट, स्टार्च, ऑयल सॉल्यूबल विटामिन्स, ये सारे इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसको भी हमने दो टाइप्स में बांटा है, एक तो फैगोसाइटोसिस और दूसरा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम किसको कहते हैं? फैगोसाइटोसिस अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में हैं तो वो क्या कहलाएंगे? फैगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। और अगर सेल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं तो वो क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। लिक्विड फॉर्म में इसलिए हम इसको सेल ड्रिंकिंग भी कह देते हैं, और फैगोसाइटोसिस में क्योंकि मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको सेल ईटिंग भी कह देते हैं। तो यहाँ तक जो था वो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस था। ये समरी कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है वो कितनी तरह का है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों मैकेनिज्म किसके हैं? ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के। फिर उसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म जो है वो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो टाइट जंक्शंस के थ्रू होता है। और तीसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन सा है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसमें पिनोसाइटोसिस और हमने फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।